जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। और आगाज़ में आपको याद होगा कि मैंने आपसे बात की थी कि सर्दियों के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिसके अंदर स्किन और हेयर का बड़ा एक नुमाया रोल होता है। चीज़ें बड़े लोग परेशान हो रहे होते हैं कि कभी बालों की वजह से कोई चीज़ सामने आ जाती है, स्किन को रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज सामने आना शुरू हो जाते हैं। और वाकई फिर उस वक्त हमें समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज हमें अवेयरनेस नहीं होती, हमें ये नहीं पता होता था कि किस डॉक्टर के पास जाना है, किस तरह से कंसल्ट करना है और क्या क्या चीज़ों की जो है हमने एहतियात बरतनी है। वो चाहे आपकी डाइट के हवाले से भी हो सकती है। ज़ाहिर है डाइट का एक बड़ा रोल होता है कि आप जो भी अच्छा हेल्दी खाएंगे वो आपके फेस और आपके बालों पे नज़र आएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो हम मुख्तलिफ़ तरह की क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ मेकअप्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी किस हद तक आपके स्किन और बालों को डैमेज कर सकते हैं, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ चीज़ों को आज फोकस करने लगे। हमारे साथ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनसे आज हम इन सारे सवालों के जवाबात हासिल करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर मारिया सैयद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अगेन। नहीं जी, इट्स आवर प्लेजर बिकॉज हर दूसरे घर में ये मसला होता है। इनफैक्ट हम भी उन मसलों को बड़ा फेस कर रहे होते हैं, तो अच्छी बात है कि हमें भी पता चल सके कि हम उन पर अमल किस तरह से करें और किस डॉक्टर के पास हमें जाना है। बिल्कुल ग्रेट। अच्छा, जैसे कि विंटर है, बहुत सारे इश्यूज़ विंटर में आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम हेयर रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर लें। कई दफ़ा लोगों की बड़ी शिकायत होती है कि जी ड्राई स्कैल्प हो जाता है जिसकी वजह से डैंड्रफ बड़ी नुमायाँ हो जाती है और फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बालों की वो हेल्थ प्रॉपर नहीं रह पाती एंड देन चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो जाती हैं, इश्यूज़ क्रिएट करना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिक किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए जिसकी वजह से बाल हमारे ज़रा हेल्दी और अच्छे ग्रोइंग कंडीशन में रहें? बिल्कुल, जो विंटर्स में बालों का इशू है वो बहुत ही कॉमन है। उसकी मेन वजह विंटर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कॉज करती है और उसमें ना सिर्फ हमारी बॉडी की स्किन ड्राई होती है बल्कि हमारी स्कैल्प की स्किन भी ड्राई होती है। और वो ड्राइनेस जिसमें फ्लेक्स बनते हैं वाइट, जिसको हम खुश्की कहते हैं, डैंड्रफ की सूरत में वाइट फ्लेकी स्किन हो जाती है स्कैल्प की और बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है जो केमिकल कंटेनिंग शैम्पूज़ हैं, जो बहुत हार्श शैम्पूज़ हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, प्लस वार्म वाटर। मतलब जाहिर है वार्म वाटर को हम अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन बहुत ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ठंडा पानी। बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्म पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का, राइट। बिल्कुल। और उसमें जो इन चीज़ों को अवॉइड करने की जो स्टेप्स हैं, एक तो यही कि आप अपने शैम्पूज़ को अपनी स्किन के लिहाज से सिलेक्ट करें। ऐसे शैम्पूज़ ना सिलेक्ट करें जो आपके बालों को मज़ीद ड्राई करें। अच्छा। और ऐसे बाज़ औक़ात शैम्पूज़ जिनमें ये ड्राइनेस वाले एलिमेंट्स होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स में मेंशन होते हैं। अच्छा। ऑयल बेस्ड शैम्पूज़ लें जो आपकी स्कैल्प प्लस हेयर को ज़्यादा ड्राई ना करें। दूसरा ये कि हम बिफ़ोर शावर, अगर हम 45 मिनट्स बिफ़ोर टेकिंग अ शावर बाथ हम अच्छा सा मसाज करें, ऑयल मसाज करें। और अक्सर हम पेशेंट्स को कहते हैं कि कैप आप पहन लें उसके बाद, ताकि वो अच्छा आपकी मॉइस्चर रिटेंशन और ऑयल रिटेंशन, तो उसके बाद आपकी स्कैल्प और बालों की जो हेल्थ होती है वो बहुत आपको फील होती है, डिफरेंस फील होता है। अच्छा, एक चीज़ अभी जो आपने बात की कि सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए हेयर वॉश के लिए, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठंडे पानी से भी सर्द होते हैं, तो क्या उनके साथ ये इशू हो सकता है या नहीं? सर्दियों में देखें ना, ठंडे पानी से भी धोएंगे तो वो हमारा जो भी हम जिस चीज़ से भी हम धो रहे हैं वो बहुत अच्छे से वॉश नहीं होगा और वो इटसेल्फ वो एक लेयर सी जम जाती है। मतलब आप ना बहुत ज़्यादा हॉट वाटर यूज़ करें, ना बहुत ज़्यादा दरमियाने उसमें रहें आप लोग। बिल्कुल। और दूसरा ये कि आप मसाज करें, अपने स्कैल्प का मसाज करें। ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, उसके मसाज के बाद अगर आप शावर लें तो ये जो सर्दियों के थोड़े वाले मसले हैं जो घर में मैनेज हो सकते हैं वो हो जाएंगे। एक तो स्टैटिक भी बड़ा एक इशू हो जाता है जब आप सर्दियों के अंदर बाल ब्रश करते हैं या कुछ,
वो जो एक टेक्सचर बालों का हो जाता है वो भी आई थिंक बड़ा डिप्रेशन वाला होता है, किस तरह से मैनेज करें? बिल्कुल, आप अच्छे कंडीशनर यूज़ करें शैम्पूज़ के बाद, और उससे आपके बालों का जो शैफ्ट है उसकी हेल्थ अच्छी होगी। और प्लस ये कि आप जब अपने ऑयलिंग करें ना सिर्फ स्कैल्प पे ऑयल करें बल्कि आप अपने शैफ्ट को भी ऑयल करें, उससे थोड़ा सा ये वाला जो एलिमेंट है बालों के मॉइस्चर रिटेंशन का या एक्सेसिव ड्राइनेस का वो बहुत ज़्यादा सेटल हो जाता है। सही है। और अक्सर ये होता है कि जो हम लोग ट्रीटमेंट्स बालों में ले रहे होते हैं, रीबॉन्डिंग हो गई या हेयर कलर्स मुख्तलिफ हो गए और वेरी फ्रीक्वेंट हो गए, वो भी डू यू एग्री कि वो आपके बालों को ख़राब करते हैं बिकॉज केमिकल्स उनमें इतने ज़्यादा होते हैं? उनमें बाज़ औक़ात तो बहुत सारी स्किन की कंडीशंस ऐसी होती हैं जो उनसे स्टार्ट हो जाती हैं, स्पेशली ये जो परमानेंट वाले जितने भी पार्लर के प्रोसीजर्स हैं हम सब जानते हैं, उनसे एक्सेसिव हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है आफ्टर अ मंथ, और ग्रे हेयर्स भी होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, वो परमानेंट हेयर का कलर डैमेज हो जाता है ड्यू टू दैट केमिकल, जो भी वो हार्श केमिकल्स हैं, और वो इरिवर्सिबल होता है। वो आपके ग्रे हेयर अगर उस वजह से आ रहे हैं, एक तो ग्रे हेयर की बहुत बड़ी कॉज जेनेटिक है, मतलब इनहेरिटेड होती है, वो आपके एक टाइम पे आपकी फैमिलीज़ की जीन जो भी हैं वो आपके आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हेयर कॉस्मेटिक्स की वजह से है, जिसमें हेयर डाई से बहुत ज़्यादा लोगों को इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, स्कैल्प इच करना शुरू हो जाती है, बहुत रेड हो जाती है, और वो इचिंग अक्सर फेस पे आना शुरू हो जाती है, आपकी नेक इन्वॉल्व हो जाती है। तो इन सब का एक तो ये कि आप बहुत आप इंटरवल बढ़ाएं, और दूसरा ये कि अगर कोई भी इस किस्म का इशू है तो अपने करीबी जो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे रब्ता करें। उसकी वजह ये है कि हमारे पास अब बहुत सारी वैरायटी ऐसी चीज़ों की है जो केमिकल फ्री है। और वो हाइपो एलर्जिक काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं जिसमें जिनको हम आम लफ्ज़ों में कह दें कि मेडिकेटेड हेयर डाइज हैं, उनमें उसी किस्म की रेंज भी होती है, हर कलर की, हर शेड की, तो वो आपको हम ट्राई करा सकते हैं। उसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को, आई हैव सीन इन माय पेशेंट्स, 99% पेशेंट्स में ये वाला इशू सॉल्व हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ा इशू होता है ख़ास तौर पे जो यंग लड़कियां और लड़के होते हैं, एक्ने का इशू। एक तो ज़ाहिर है ये पता होता है कि हाँ जी ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से आ रहा होता है, लेकिन उसको फिर भी किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है फेस एक ऐसी चीज़ है जो सामने होती है, ज़रा सा कोई एक चीज़ भी आ जाती है हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। तो वो किस तरह से एक एक्ने का जो इशू है वो बड़ा मुश्किल इशू है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और चूँकि एक्ने का बर्डन एज पर डिजीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है, और हमारी एज एक्ने की स्टार्ट हो जाती है 13-14 साल से, और वो 40 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, जिसको हम कहते हैं ऑयली स्किन। ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से किसी की ऑयली, किसी की नॉर्मल ड्राई स्किन होती हैं, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये मसला स्टार्टिंग में ही, और डेफिनेटली इट्स हार्मोनल डिपेंडेंट, मतलब आपकी जो ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है आपको ये शुरू हो जाता है। और एक्ने एक प्रॉपर हम उसको एज ए डिज़ीज़ हैंडल करते हैं, और उसकी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है जो 3 से 4 महीने मिनिमम एंड समटाइम्स 6 मंथ्स तक लास्ट करती है उस ट्रीटमेंट को, और बहुत कंप्लायंस पेशेंट को शो करनी पड़ती है फॉर वेरी गुड रिजल्ट्स। और उसमें सबसे जो हमारे जो चीज़ है ना, जिसमें जो ही कोई दाना निकला, हमारे जो घरेलू टोटके होते हैं वो उसको बहुत ख़राब कर देते हैं। वो परमानेंट पिगमेंटेशन और स्कारिंग करते हैं। वो जैसे कि हमारी सबकी आदत होती है एक तो नोचने की, बिल्कुल हम वो नोचते हैं और वो स्कार्स पे मेरे ख्याल से वो बहुत, उसको बल्कि एक्ने एक्सकोरी कहते हैं कि वो खुद से नोच के जल्दी इलाज के लिए या जल्दी इसको सेटल होने की कोशिश में आप अपनी स्किन को खुद ही वर्स कर रहे होते हैं। और एक्ने की ना सिर्फ हार्मोनल कॉजेज हैं, आपकी स्किन ऑयली कॉजेज है, बल्कि बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर्स ऐसे हैं, वेदर इमोशनल या फिजिकल स्ट्रेस, जैसे एग्जाम से पहले एक्ने का ब्रेकआउट हो जाता है बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे फिजिकल स्ट्रेस है, अगर पेशेंट खुद ऑलरेडी किसी और डिजीज से गुजर रहा है तो उसकी एक्ने ब्रेकआउट हो जाती है, अगर उसकी स्किन प्रोन है। और खाने पीने से भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत अगर ऑयली और इस तरह की चीज़ें हम खाते हैं तो आई थिंक वो भी आपकी एक्ने को प्रोवोक करती है। बिल्कुल, ये वाली जो बात है खाने पीने का, ये खाने पीने का बहुत कम ताल्लुक है एक्ने के साथ। अच्छा, हाँ, इट हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशन विद एक्ने, और वो जो खाने पीने वाला ऑयल है उसका हमारे स्किन के ऑयल के साथ ऐसे डायरेक्ट रिलेशन अच्छा, ये चीज़ पता है मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है कि मैं कभी कोई जैसे जिस चीज़ की गर्म तासीर है ना, अगर मैं वो उसकी इंटेक मेरी ज़्यादा हो जाती है तो मेरे एक्ने ब्रेकआउट हो जाता है। इट्स वेरी सब्जेक्टिव, दो इट्स नॉट प्रूवन कि किसी भी खाने के साथ कोई डायरेक्ट लिंक है एक्ने का ना।
बहुत जैसे कुछ लोग कहते हैं हमें चॉकलेट्स खाते हैं हम, डार्क चॉकलेट्स, ये कैश्यू नट्स और इस तरह की जो गर्म कॉफ़ी वगैरह, उसमें भी हम पेशेंट को फिर वही कहते हैं थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वो ये कितनी स्ट्रॉन्ग मिथ है और इसका बहुत एविडेंस प्रूवन कोई खास रिलेशन नहीं है। एक्नी के और बहुत सारी कॉजेज़ हैं, हार्मोनल इश्यूज बहुत सारे हैं जिनसे एक्नी फ्लेयर अप होती है। तो मेरा जो आपके प्रोग्राम की रेफरेंस से जो भी मैं कहना, जो एक्नी के लिहाज से यही कहना चाहती हूँ कि एक तो इसको आप बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ना लें। आप जितना इसको खुद से ट्रीट करेंगे या घर की जो टोटके होते हैं, प्लस आप ओवर द काउंटर ऐसी क्रीम्स मिलती हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगी, कि जो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं आपको, कि आप लगाएं आपका दाना बिल्कुल बैठ जाता है। आप 3-4 दिन पे उस पे पूरे एरिया में इकट्ठे बहुत सारे पिंपल्स निकले हुए होते हैं। अच्छा। तो वो पेशेंट को समझाना पड़ता है बार बार कि आप इंस्टेंट रिलीफ्स की तरफ मत जाएं, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं टू अवॉइड आपकी पिगमेंटेशन और स्कारिंग। और इसको बाज़ औक़ात पेशेंट जब ट्रीटमेंट ले रहा होता है, 1-आध महीने के बाद जब उसको फ़र्क आना शुरू होता है, वो ट्रीटमेंट छोड़ देता है और एक और से ब्रेकआउट आ जाता है, बहुत सवेयर ब्रेकआउट। तो इसलिए कंटिन्यूस ट्रीटमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ट्रीटमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन के लिए, क्योंकि स्किन की आपकी टेक्सचर बिल्कुल हर किसी का अलग होता है, तो उसकी तरफ से वो अलग रिएक्शन शो करती है। अच्छा, सर्दियों में हमने स्किन पीलिंग भी बहुत ज़्यादा देखी है, कुछ लगाएं ना लगाएं लेकिन आपकी स्किन पील ज़रूर होती है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट है? ये भी एक विंटर का बहुत कॉमन इशू है। इसमें हमारी कोल्ड एयर, वेदर, हीटर्स जो हमारी ड्राइनेस को बहुत ज़्यादा एग्जैसरबेट करते हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन पील करना शुरू हो जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है। प्लस जब भी ड्राई स्किन ऑलरेडी हो, एग्जिस्टिंग पेशेंट की या किसी की भी ड्राई स्किन हो, तो सर्दियों में मज़ीद ड्राई हो जाती है। और बहुत सारे लोगों में जो जिनमें ऑलरेडी कोई स्किन के इश्यूज चल रहे होते हैं, वो सर्दियों में और वर्सन हो जाते हैं ड्राइनेस की वजह से। और उसमें हम पेशेंट को यही कहते हैं कि आप अपने मॉइस्चराइज करें स्किन को, मतलब आप अपना जो डेली रूटीन जो आप गर्मियों में फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट सीरम्स लगा रहे होते हैं, बहुत सारे एक्सफोलिएटर्स खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं एक्सफोलिएशन के लिए, जस्ट पीलिंग के लिए, वो आप सर्दियों में उनकी ड्यूरेशन कम करनी पड़ती है और उनकी इंटरवल बढ़ाना पड़ता है और उनकी एप्लीकेशन कम करनी पड़ती है ताकि पेशेंट। और दूसरा ये, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। हर मॉइस्चराइज़र में मतलब आप मेंशन होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, इवन देन आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र सर्दियों में लाजमी यूज़ करें। और सोप्स का कम से कम इस्तेमाल करें। सोप आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई करता है? बहुत ज़्यादा ड्राई करते हैं। सोप्स कम से कम यूज़ करें, दिन में 1 या 2 दफ़ा सोप इज़ सफिशेंट। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोप को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इवन इन एक्नी पीपल यूज़ टू हैव सोप अगेन एंड अगेन, कि वो उनको ये लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक सफाई से है एक्नी का। जितना हम अपनी स्किन को साफ रखेंगे एक्सेसिव वॉशिंग से, उतना हमारा उसका भी कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आप क्योंकि ज़ाहिर है ना, अब देखिए कोरोना की वजह से हमें बार बार ताकीद की जाती है कि आपने कोई भी कुछ भी किया, कहीं भी गए, किसी चीज़ को टच किया, आपने बार बार हैंड वॉश करने हैं। वो एक ज़ाहिर है एक आजकल की नीड है वो। और लेकिन उसकी वजह से हाथ की बहुत सारी डिजीज़ हाथों की स्किन की सामने आ रही हैं लोगों को। एक तो वैसे ड्राई स्किन, प्लस कुछ लोगों को फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोप यूज़ करने की वजह से, वेब्स में, फिंगर वेब्स में। और दूसरा एक्जिमा बहुत ज़्यादा प्रोन हो गया। बिल्कुल। तो क्या मॉइस्चराइज करें जैसे हाथ धो लें? बिल्कुल। आप अगर सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं, कोई भी सोप यूज़ करते हैं, क्योंकि इस चीज़ से हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये हमारी नेसेसिटी बन गई है, अब हमारी ज़रूरत बन गई है। तो आप अपने साथ कोई भी मॉइस्चराइज़र हर वक्त रखें, वाटर बेस्ड, ऑयल बेस्ड, अपनी स्किन के लिहाज से, और उसको आप बार बार यूज़ करें, स्पेशली आफ्टर एवरी हैंड वॉश। ओके। अच्छा, अक्सर लड़कियों का एक नेसेसिटी होती है वो वैक्स होती है, थ्रेडिंग होती है, लेकिन ये भी बड़ा देखा जाता है कि फेस वैक्स बेसिकली करवाने से आपकी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं, धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को स्किन पे सूट नहीं करती, और जो हेयर ग्रोथ आपकी होती है वो बड़ी मोटी होना शुरू हो जाती है। तो उसका फिर किस तरह से हल निकाला जा सकता है? बेसिकली दीज ऑल कन्वेंशनल हेयर रिमूवल मेथड्स जितने भी यूज़ हो रहे हैं, वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, इनके साथ ये बहुत कॉमन इशू है। स्पेशली वैक्सिंग के बाद एक्नी और फॉलिकुलाइटिस, जिसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन,
जहाँ हेयर का बड होता है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी पस पड़ जाती है, राइट, ठीक है। तो वो बहुत कॉमन है। उसको एक तो ये कि अगर तो किसी का जेन्युइन प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ का, जिसमें बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं, जिसमें पेशेंट के और भी प्रॉब्लम्स होते हैं और उनको बहुत थिक ब्लैक हेयर आते हैं, तो उनके लिए एक ये मैसेज है कि आप लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ आएँ। उसमें एक तो रेगुलर लेज़र हेयर रिमूवल आप 8 to 9 सेशन आफ्टर एवरी मंथ अगर हो तो बहुत ज़्यादा ये मसला सॉल्व हो जाता है। अच्छा। कि आपके हेयर बहुत वीक हो जाते हैं, निकलना कम हो जाते हैं और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। सही। दूसरा ये कि अगर वैक्स के बाद मतलब आप लेज़र की तरफ नहीं आ रहे और वैक्सिंग या थ्रेडिंग के बाद ये वाला प्रॉब्लम कॉमन है कि वो छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, देन देयर आर एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स जो हम अक्सर पेशेंट को एडवाइस करते हैं, और 3 से 4 दिन आफ्टर वैक्सिंग पेशेंट लगाता है तो ये वाला इशू सेटल हो जाता है। लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप इन मेथड से यूज़ करते हैं तो ये इनके पार्ट एंड पार्सल है, मतलब ये उनके साथ। मतलब ये फिर आपको ये कि कंटिन्यूसली यूज़ करना है, जहाँ आपने रोका और उन एनवायरनमेंट में आप गए वैसे ही वो सारी चीज़ें दोबारा बिल्कुल जंप अप करके आ जाएंगी। वैक्स आपको अगर एक दफ़ा आपको ये प्रॉब्लम हो रहे हैं तो वो बार बार ही होंगे जब भी आप कराएंगे। सही। अच्छा, अब अक्सर बड़ा देखा जाता है कि रोड्स पे आपको लड़कियां भी स्कूटीज चलाते हुए नज़र आती हैं, बाइक्स चलाती हुई नज़र आ रही होती हैं। अब उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके फेस पर ठंडी हवा का होता है, तो उससे भी कुछ डैमेजेस आते हैं आपके फेस पे? बिल्कुल, कोल्ड एयर तो बहुत ज़्यादा ड्राई करती है स्किन को, प्लस टैनिंग, जो एक्सपोज्ड हम एरियाज़ की टैनिंग बहुत होती है। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक तो आप अपने आजकल तो मास्क इटसेल्फ जो है और कवर एक प्रोटेक्शन हो जाती है। दूसरा ये कि सन ब्लॉक लगाएं। अच्छा। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, अपनी स्किन के मुताबिक सन ब्लॉक चूज़ करें, हेल्प लें किसी भी एडवाइज़र की कि ड्राई स्किन है तो उसके लिए उसका मुताबिक सन ब्लॉक कौन से होते हैं, और अगर ऑयली स्किन है, और सन ब्लॉक मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन दे देता है। दो इट्स नॉट 100% प्रोटेक्टिव, लेकिन इन सब मसलों से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे देता है। और वही बात है, किसी भी मसले का 100% सोल्यूशन आपको इस तरह से नहीं निकल कर आ सकता, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन हाँ, जिस हद तक हम केयर करना चाहें, हम एहतियात बरतें अपनी स्किन और बालों के लिहाज से, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच भी सकते हैं और उन्हें हल्का भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही चीज़ कि आपने अपना ख्याल लाजमी रखना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड आज का भी जो भी डिस्कशन था उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। अपने लाइफ रूटीन में हम चीज़ों को अगर अडॉप्ट कर लें तो आई थिंक ये वाले जो इश्यूज़ हैं ये कम हो जाएंगे। बिल्कुल, एटलीस्ट माइनर इश्यूज़ कैन बी हैंडल्ड। हाँ, आराम से घर में हैंडल हो सकते हैं, और ज़ाहिर है कोई सवेयर इशू होता है तो उसमें आपको यकीनन हेल्प लेनी पड़ती है। एग्जैक्टली, और कंसल्ट करें अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे सके, कोई मेडिकेशन के भी हवाले से हो, कोई क्रीम्स के हवाले से हो, किसी किस्म के भी हवाले से हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।